मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज भारती। वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हम समझ चुके हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, इसकी कौन सी टर्म्स है, मतलब हमें मीनिंग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। आज बारी है बाइनोमियल की। अगर आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली क्लास नहीं देखी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा। पहले ये वाला पार्ट देख लो, फिर सारी चीजें अच्छे से समझ आएंगी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखो, अभी तक तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही समझ के आए, ये बाइनोमियल की एंट्री कहां से होगी, इससे एकदम एंट्री कैसे ले ली, अभी बताती हूँ। अरे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में समझा था ना, बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का होता है, बिल्कुल दो तरह का होता है। कौन सा? एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एक हमारे पास होता है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? दो तरह का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। इसी क्लास के लिए बचा के रखा था ना, पिछली क्लास में बहुत कुछ पढ़ लिया था, तो मैंने कहा ये चीज इस क्लास में बताती हूँ। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह की, दैट इज डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। हाँ, वो डिस्क्रीट कंटिन्यूअस वही है जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, वही है। डिस्क्रीट मतलब x हमारे 0 1 2 रहते हैं, कंटिन्यूअस का मतलब x 0 और 1 के बीच में कोई सारी चीजें। अब हम वो चीजें एक्सप्लेन नहीं करेंगे, दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, पहले कर ली। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। ठीक है, डिस्क्रीट के अंदर दो नाम आते हैं, दैट इज बाइनोमियल एंड नेक्स्ट इज दैट इज पॉइजन। बहुत ध्यान से चीजें समझो क्या है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। आगे डिस्क्रीट के भी तो टाइप हैं, दो टाइप हैं, बाइनोमियल एंड पॉइजन। कंटिन्यूअस में कौन सा होता है? दैट इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यही टेबल हम फॉलो कर रहे हैं। पहले हम करेंगे बाइनोमियल, समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में पॉइजन, फिर नॉर्मल कर लेंगे, चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंप्लीट हो जाएगा। समझ आया? तो बाइनोमियल कहां से आया? अरे मैम, बाइनोमियल हमें पता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप है, वो भी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बातें तो मैम समझ आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अरे बताती हूँ। बाइनोमियल के बारे में मैं आपको चार चीजें बताऊंगी। अगर ये चार चीजें आपने अच्छे से समझ ली ना, जितने क्वेश्चन है 7 से 8 आने वाली क्लास में, मतलब आज की क्लास में, वो सारे आप अच्छे से कर लोगे। आज की क्लास में बाइनोमियल कंप्लीट कर देंगे हम, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन जो मैं चार चीजें यहाँ बताने वाली हूँ, उससे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आगे, इसलिए चार चीजें ध्यान से समझना। पहली चीज क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में सक्सेस और फेलियर को लेके बात की जाती है। किस पे बात की जाती है? सक्सेस और फेलियर को लेके। मान लो मैंने कहा हेड आना चाहिए, ठीक है, एक कॉइन टॉस किया, मैंने बोला हेड आना चाहिए। अगर हेड आ गया तो वो मेरी सक्सेस है, और अगर हेड नहीं आया तो वो मेरी क्या है? फेलियर है। तो कहने का मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में सक्सेस फेलियर को लेके थोड़ी ज्यादा बातें होती हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है। ठीक है, सक्सेस फेलियर को लेके ज्यादा बात होती है, क्योंकि दो चीजों को लेके ज्यादा बात हो रही है, सक्सेस और फेलियर, इसीलिए बाइनोमियल है। बाय मींस टू, इसीलिए बाइनोमियल भी इसे कहा जाता है कि दो चीजों के बारे में तो बात होगी, सक्सेस और फेलियर। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि जो सक्सेस और फेलियर के बारे में बात होगी, जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, उसको हम P से लिखेंगे। अरे अभी क्वेश्चन करवाऊंगी, बहुत अच्छी चीजें एक्सप्लेन करूंगी, एक ओवरव्यू दे रही हूं ताकि क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें तो पता होनी चाहिए। ठीक है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हम हमेशा क्या लेते हैं? P लेते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हम हमेशा क्या लेते हैं? वो हमेशा Q लेते हैं। पूरे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में ये चल रहा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को Q से डिनोट कर रहे होंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज, अगर आपके पास P की वैल्यू हो तो आप Q निकाल सकते हो, और अगर आपके पास Q की वैल्यू हो आप P निकाल सकते हो। मतलब इन दोनों में से कोई एक भी वैल्यू आपके पास हो, आप दूसरी निकाल सकते हो। कैसे? बताती हूँ। अगर आपके पास, ध्यान से, ये फॉर्मूला है, P क्या होता है? 1 माइनस Q। आपके पास Q है, आप यहां से P निकाल लोगे, और Q भी कैसे निकल सकता है? 1 माइनस P। सक्सेस और फेलियर में से कोई भी एक आपके पास है, दूसरे की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो 1 में से माइनस करके। ये चीज का आपने ध्यान रखना है। तो पहली यही चीज है जो मैंने आपको चार चीजें बतानी है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, पहली चीज यही है। आगे चलें सेकंड चीज पे, ये क्लियर होगी पक्का। सक्सेस फेलियर के बारे में प्रोबेबिलिटी की स्टडी नोट करते हैं, और ये निकाली जा सकती है। एक भी पता हो दूसरी निकल जाएगी, P पता है तो Q निकल जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। आपको याद है जब हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीखा था, हमने कहा था Px इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी निकालो, Px इक्वल टू 1, Px इक्वल टू 2। जब मैंने कहा था ये रैंडम वेरिएबल है,
हैं, 0 हेड भी आ सकता है, 1 हेड भी आ सकता है, 2 हेड भी आ सकता है। याद है ना, ऐसी प्रोबेबिलिटीज निकाली थी। ऐसे ही अगर हमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़े तो हम किस फॉर्मूला से निकालेंगे? या तो हमने सिंपल कर लिया था, फेवरेबल ऊपर टोटल नीचे, हमें नंबर ऑफ हेड्स की प्रोबेबिलिटी मिल गई थी। लेकिन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में अगर हमें ऐसे प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़े, कुछ भी नंबर हो, मैंने यहाँ पे सिंपल आर ले लिया, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, उसका फॉर्मूला क्या है? NCR, P की पावर R, Q की पावर N माइनस R। अब कुछ बच्चे NCR देख के डर जाएंगे, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, हमें आता नहीं। अरे मैं किस लिए यहाँ पे यही सारी चीजें बताने आई हूँ। NCR सॉल्व करना निकालना भी समझाऊंगी, डिफिकल्ट नहीं है। तो NCR, यहाँ पे N का मतलब ये होता है कि कितने टाइम डाइस थ्रो किया गया, कितने टाइम हमारा जो कॉइन है वो गिरा गया, मतलब कितने टाइम वो चीज हमारे लिए हो रही है, वो N होता है। R का मतलब क्या है, आपको किसके लिए चाहिए? R1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, प्रोबेबिलिटी कितने के लिए चाहिए, वो R होता है। P क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। Q क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ये कैलकुलेट करना क्वेश्चंस में समझाऊंगी। ये आपका सेकंड पॉइंट है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल जाती है। अब माइंड में चीज आएगी, मैम हमें पता लगेगा क्वेश्चन में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखाएगा? बिल्कुल लिखाएगा, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हिंट होता है कि वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, और जिसमें नहीं होगा मैं वहां बताऊंगी कि इस चीज से पता लगता है ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। तो टेंशन ना लो, सारी चीजें समझाऊंगी। ये दो चीजें क्लियर होगी? पक्का नोट डाउन कर ली, अगर नहीं करी पॉज करके कर लो, मैं थर्ड चीज नोट करवा रही हूँ। थर्ड क्या चीज है? थर्ड कह रहा है कि अगर आपको कोई कहे कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, थर्ड क्या है कि अगर आपको कहे कोई कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताओ, सिंपल कुछ नहीं पूछ रहा, प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं पूछ रहा, कह रहा है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, तो आपने क्या करना है? आपने यहाँ पे Q प्लस P की पावर N, ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये तो प्रोबेबिलिटी थी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। अगर कोई कहे कि मुझे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही कैलकुलेट करके दो, तो Q प्लस P की पावर कितनी होल रहेगी? N। Q आप कैलकुलेट करोगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। P भी कैलकुलेट करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और N मतलब कितनी बार वो काम हुआ है, कितनी बार डाइस थ्रो किया है, कितनी बार कॉइन टॉस किया है, वो नंबर यहाँ लिखेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। मान लो Q मेरा 1/2 है, P मान लो मेरा 1/2 है, और N मेरा 5 है, तो ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये मैंने इमेजिनरी नंबर ऐसे सोच के ले लिए, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंगे हम, तो ये इसको सॉल्व नहीं करना है, ऐसे ही लिखते हैं, ये हमारी क्या है? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक की चीजें क्लियर है? पक्का 3 पॉइंट्स हो गए। कितने बोले थे मैंने? 4। एक और पॉइंट हम लिखने वाले हैं। लास्ट पॉइंट इज कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन एंड वेरिएंस के क्या फॉर्मूले होते हैं? मीन का फॉर्मूला देखते हैं। मीन होता है n इंटू पी। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या है? n इंटू पी। और वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है NPQ। वेरिएंस क्या होता है? NPQ। और यहीं से अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़े, यहीं से अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़े, दैट इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, दैट इज अंडर रूट NPQ। ये सारे आपने 4 के 4 पॉइंट्स अगर याद रख लिए। फोर्थ पॉइंट में फॉर्मूलाज है, मीन का NP, वेरिएंस NPQ, स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ NPQ। ये सारे पॉइंट्स अगर याद कर लिए, आपके माइंड में क्लियर है, तो आने वाले क्वेश्चन जो अभी हम करने वाले हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक सुपर सुपर सिंपल लगेगा आपको। ये सारी चीजें माइंड में रख लो, ठीक है? पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को समझो क्या क्या लिखा है, फिर मेरे साथ क्वेश्चंस करना। चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, कंसेप्ट हमने समझ लिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपकी स्क्रीन पे। चलिए, डिटरमिन द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको क्या निकालना है? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। थर्ड पॉइंट में मैंने बताया था कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकाला जाता है, दैट इज Q प्लस P की होल पावर N। Q पहले प्लस Pn, तो उसने ये क्या है? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, मतलब हमें Q प्लस P की होल पावर N निकालना है। Whose mean is 9। मीन कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। Whose standard deviation is 3/2। स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है, मीन भी दिया हुआ है। आपको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। बहुत सिंपल है, देखो मीन कितना है? दैट इज 9। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट NPQ, दैट इज 3/2। देखो फोर्थ पॉइंट में लिखा था मीन 9, मीन 9 है तो NP 9, स्टैंडर्ड डेविएशन 3/2। ये रूट कुछ
अच्छा सा नहीं लग रहा, फिर क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयर करेंगे, रूट हट जाएगा, 9/4 रूट से हमारी कभी बनती ही नहीं है, हमने दोनों स्क्वेयरिंग करी, स्क्वेयरिंग से कट गया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो एक NP 9 आ गया और NPQ 9/4। बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब भी आपके पास ऐसे हो, मुझे चाहिए क्या, QPN, 3 चीजें चाहिए, इन 2 इक्वेशन से मेरे पास 3 चीजें आ जाएंगी। कैसे, आप क्या करो, सेकेंड और फर्स्ट को डिवाइड करो, ध्यान से चीजें समझना, हर बार ये काम आएगा। हम क्या करेंगे, सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट, सेकेंड को ऊपर रखते हैं NPQ और फर्स्ट को नीचे NPQ का राइट हैंड साइड क्या था, 9/4 अपॉन ये क्या है, सिर्फ 9 है, हम लिखेंगे 9/1। आगे देखते हैं, N से N कैंसिल, P से P कैंसिल, Q इज इक्वल्स टू, अब इसको 9/4 इंटू इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, 9/1 का क्या बन जाएगा, 1/9, ये क्या हो गया, कैंसिल, Q की वैल्यू 1/4, लो Q आ गया। हमें पता है हमारे पास Q आ जाए हम P निकाल सकते हैं। P कैसे निकलता है, 1 माइनस Q करके, 1 माइनस कितना, 1/4 करके, आंसर क्या आएगा, 3/4। एक ट्रिक बताऊं, ये एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं होती, आपको Q दिया हुआ 1/4, P देखो सिंपल निकल सकता है, 4 - 1 3, 3/4, सिंपल इसको माइनस कर दो, 4 - 1 3, 3/4। हमेशा यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला जरूर लिखना है, यहाँ पे 1 माइनस ऐसे करके जरूर दिखाना है, लेकिन एलसीएम मत लो, 4 - 1 3/4 आंसर है। तो मेरे पास P भी आ गया, Q भी आ गया, क्या चाहिए मेरा, मिसिंग क्या है, N भी मिसिंग है, निकाल लेते हैं। P की वैल्यू 3/4, ये मैंने किसी फॉर्मूला में नहीं डाला Q की वैल्यू को, ये मुझे पता है कि अगर Q या P में से कोई एक भी दिया हो, दूसरा 1 में से माइनस करके आ जाता है, ठीक है। अब N निकालना है, फर्स्ट इक्वेशन से निकालने, देखो फ्रॉम 1 NP कितना है 9, P की वैल्यू 3/4 इज इक्वल्स टू 9, N इज इक्वल्स टू 9 इंटू 4/3, 3 3 दा कैंसिल हो गया, N की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो P Q N सब आ गया मेरे पास। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहने वाला है, यहाँ लिख देते हैं, पूरा क्वेश्चन हमने कर दिया। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू Q प्लस P की पावर N, Q इज 1/4 प्लस 3/4 की पावर N इज 12, ये हमारा आंसर है। ये क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। ये चीज क्लियर है, पक्का क्वेश्चन समझ आया। तो अगर हमने वो 4 पॉइंट्स अच्छे से किए, उसी की गेम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। क्लियर है, आगे चले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग अ टारगेट इज 1/4। एक पर्सन है जो टारगेट हिट करने की कोशिश कर रहा है, उससे टारगेट हिट हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। ही फायर 7 टाइम्स, वो कितनी बार फायर करेगा, अब हर बार तो टारगेट लगेगा नहीं, वो कितनी बार फायर करने वाला है 7 टाइम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग एटलीस्ट ट्वाइस द टारगेट। कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कम से कम 2 बार तो टारगेट को अपने हिट करने वाला है, वो 7 बार वहां से फायर करने वाला है, वो 7 बार में से क्या प्रोबेबिलिटी कि कम से कम 2 बार तो वो क्या करेगा, उसको हिट करने वाला है। एटलीस्ट वर्ड में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है। हम कहते नहीं फ्रेंड को, अरे तूने मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आना था मेरे बर्थडे पे, तो एटलीस्ट मुझे कॉल तो कर देता विश के लिए, कि कम से कम ये तो कर देता मेरे लिए। तो कहते हैं कम से कम, ठीक है 2 से ज्यादा बार भी हिट कर दे, लेकिन कम से कम 2 बार तो हिट करे, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। ठीक है, ध्यान समझना। पता हिट करना चाहिए ना उसको क्या चाहिए कि वो हिट करे। तो सक्सेस किस में मिल रही है, हिट करने में, और हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। तो प्रोबेबिलिटी सक्सेस की कितनी है 1/4। मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मैंने टारगेट को हिट कर दिया, वो मेरी क्या है, सक्सेस है। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P होती है। उसने कहा कि टारगेट को हिट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, इसका मतलब P क्या है 1/4। अगर P पता लग गया तो Q भी तो पता लग गया, 1 - 1/4 दैट इज 3/4। ऐसे करो ना, 4 - 1 3/4। P भी पता लग गया, Q भी पता लग गया। उसने कहा 7 टाइम्स वो फायर करने वाला है, इसका मतलब N की वैल्यू क्या है 7। मुझे P भी पता है, Q भी पता है, N भी पता है। उसने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछी कि मैं Q प्लस P की होल पावर N कर दूं, नहीं, उसने पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो एटलीस्ट ट्वाइस टाइम उसको हिट करेगा।
मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो कम से कम 2 बार तो हिट करेगा, 2 से ज्यादा भी कर सकता है, मतलब x मेरा 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। ये समझ आया कि नहीं? कम से कम 2 बार तो हिट करना है, उससे ज्यादा कर सकता है, तो x 2 से तो कम हो ही नहीं सकता, 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। कहां तक जा सकता है? 3 4 5 6 7 तक जा सकता है, क्योंकि 7 टाइम ही उसने फायर करना है, तो हमें px ग्रेटर देन इक्वल टू 2 निकालना है। ठीक है, अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम ऐसे करते हैं, px इक्वल टू 2 निकालते हैं, प्लस px 3 प्लस px 4, ऐसे करते करते मैं कहाँ निकालती हूँ? px इक्वल टू 7, क्योंकि हमने बोला है ना 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू 2 3 4 5 6 7 कोई भी हो सकती है, क्योंकि 2 या 2 से बड़े चाहिए। क्या नहीं हो सकती? 0 और 1 नहीं हो सकती। 2 से 7 कुछ भी ले सकते हैं, 0 और 1 नहीं ले सकते। इसमें 2 हमारे पास ऑप्शन होते हैं, या तो हम px2 px3 सारे 7 तक ऐड करें, या फिर जो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए? हमें 0 नहीं चाहिए, हमें 1 नहीं चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए उसको 1 में से माइनस कर दो तो भी सेम आंसर आएंगे। मेरी बात ध्यान से समझो, उन्हें px ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चाहिए, तो 2 3 4 5 6 7 हमें ऐड करने पड़ेंगे, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, जो उन्हें नहीं चाहिए, 0 1 नहीं चाहिए, उसको 1 में से माइनस कर देते हैं, तो हमें इनका आंसर सेम मिलता है ऊपर वाले का। तो ये इसमें देखो, हमें 1 2 3 4 5 ऐसे कितने सारे सोल्व करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसमें सिर्फ 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 1 में से माइनस करेंगे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ये बात समझ आई कि नहीं? तो हमेशा जो नहीं चाहिए होते हैं, जो चाहिए होते हैं, हम देखते हैं किसकी क्वांटिटी कम है, जो हमें चाहिए वो ज्यादा है, जो नहीं चाहिए वो 2 है, तो जो नहीं चाहिए वो कम है ना, हम उसकी तरफ जाएंगे। पर कैसे? हम 1 में से उनको माइनस कर देंगे, हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। जब भी हमें जो नहीं चाहिए होता लेकिन हमें उसे यूज करना पड़े, तो हम 1 में से माइनस करके उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे? हमारे पास px इक्वल टू r का फॉर्मूला था कि नहीं? px इक्वल टू r क्या फॉर्मूला था? NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r, है ना? अब मेरे पास क्या है? px इक्वल टू 0 है, px इक्वल टू 0 कैसे सॉल्व करेंगे? n की वैल्यू कितनी है? 7c, r की वैल्यू कितनी है? 0, p की पावर क्या रहेगी? दैट इज हमारे पास 0, q की पावर 7, pq बाद में पुटिंग करते हैं, pq अभी एज इट इज रखो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 7c0, p की पावर 0, q की पावर 7, यहाँ पे क्या बनेगा? 7c1, p की पावर 1, q की पावर 6, 7 माइनस 1 6, यहाँ n माइनस आ रहता है, ये रहा 1, यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। ठीक है, अब प्रॉब्लम आती है 7c0 7c1, ये कैसे कैलकुलेट करें? एक चीज हमेशा माइंड में रखना, ये मैं रब कर रही हूँ, ठीक है, कि जिसके भी नीचे 0 हो, 3c0 आंसर 1, 4c0 आंसर 1, 5c0 आंसर 1, नोट कर लो, जिसके नीचे 0 हो उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर किसी के नीचे 1 है, जैसे 7c1 इसका आंसर 7, 3c1 इसका आंसर 3, 4c1 इसका आंसर 4, जिसके नीचे 1 होता है उसका आंसर वही होता है जो ऊपर लिखा है, और जिसका 0 हो उसका आंसर 1 होता है। ये चीज माइंड में रखनी है, ये 2 चीजें तो पक्का रहनी चाहिए, ये हम कैलकुलेट नहीं करेंगे पेपर में। 7c0 दैट विल बी 1, p की पावर 0 समथिंग पावर 0 आंसर 1, q की पावर 7 एज इट इज, 7c1 इज 7, p की पावर 1, q की पावर 6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, p q हमेशा हम एंड में डालते हैं, पहले सारे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 माइनस ये क्या बनेगा? q की पावर 7, 7p q की पावर 6। अब इसमें से q या p जो भी उसकी छोटी पावर कॉमन निकाल लो, अगर कॉमन निकाल सकते हो। p तो कॉमन निकलेगा नहीं क्योंकि p यहाँ है नहीं, q निकल सकता है, q की पावर 6 कॉमन निकाल ली, ये क्या बनेगा? q प्लस 7p, 6 पावर बाहर चलेगी ना, 1 बच गई, ये सारी पावर बाहर चलेगी, कुछ नहीं बचा। अब वैल्यू डालो, 1 माइनस q की पावर 6, q कितना था हमारा? 3/4, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7/4, मैंने p 1/4 डाल दिया। 1 माइनस q की वैल्यू यहाँ पे भी डालो ना, q की वैल्यू 3/4 की पावर 6। अब आप कैलकुलेट करोगे, 3/4 की पावर 6
इंटू डिनोमिनेटर सेम है 7 + 3 10 बाई यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब सिंपल कैलकुलेशन कर लो, यहाँ पे 3 की पावर 6 निकालो, 4 की पावर 6 इंटू 10/4 करो, मैं भी कैलकुलेट करूँ आप भी करो, फिर आंसर मैच करते हैं। कैलकुलेशन कर दी, क्या करना है सिंपल इसको मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर पे करोगे ये आंसर आएगा। आपने क्या करना है एलसीएम लेना है, 16384 का एलसीएम लोगे 16384 - 7290 ये आ जाएगा। अब आप कहोगे अब इसको मैंने आगे कैंसिल करी है वैल्यूज, ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो गया, आंसर ये आ गया। आप कहोगे मैम कैंसिल करना जरूरी है, अगर आपको सामने सामने दिख रहा है कि लास्ट में दोनों के 4 है और इजीली 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं तो एक बार कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यही आंसर कई बार क्या होता है टीचर कंसीडर करता है, नहीं तो हाफ मार्क्स कट कर लेता है, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान से काम करना है। सो सिंपल क्वेश्चन है, चीजें मैंने बता दी, ये आपको फिनोमिना भी मैंने समझा दिया। चलिए आगे, क्लियर है ये क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 7 टाइम। एक पेयर, ध्यान से देखो, एक पेयर गिरा है डाइस का कितनी बार, 7 बार गिरा, ठीक है। गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 इज कंसीडर्ड अ सक्सेस। जब हम पेयर ऑफ डाई थ्रो कर रहे हैं, हमारे पास 1-1 भी आ सकता है, 1-2 भी आ सकता है, 1-3 भी, ऐसे हम बनाते नहीं थे, 1-6 ऐसे सारे बनाएंगे, 36 केसेस बनते हैं। तो कहते हैं ऐसे पेयर उठाने हमने जिनका सम 7 आ रहा हो, जैसे 1 और 6 है, इसका सम 7 आ रहा है, अगर ऐसे पेयर आ रहे हुए तो वो हमारी सक्सेस होगी, इसने ये कहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें कोई सक्सेस नहीं मिलेगी, हमें 6 सक्सेस मिलेंगे, एटलीस्ट 6 सक्सेस, हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज बतानी है, ठीक है, बहुत ध्यान समझना। अब यहाँ पे कितनी बार हम डाई को थ्रो कर रहे हैं, पेयर ऑफ डाई कितनी बार थ्रो कर रहे हैं, 7 टाइम्स, तो n कितना है, 7 है। अब देख लेते हैं हमें सक्सेस कब मिलेगी, ध्यान से, सक्सेस कब मिलेगी जब सम 7 आ रहा होगा। तो कैसे कैसे चांसेस हैं, 1-6 आ गया तो सम 7 आएगा, 2-5 आ गया तो सम 7 आएगा, 3-4 हुआ तो सम 7 आएगा, 5 के साथ, सॉरी 4 के साथ क्या होगा, 3 होगा तो आएगा, 5 के साथ 2 और 6 के साथ 1। अगर ये सारे पेयर ऑफ डाई पे आए, जैसे 2 डाइस गिरे, अगर एक पे 1 एक पे 6 आ गया तो सम कितना आएगा, 7 आएगा। ये सारे केसेस मैंने लिख दी। सक्सेस कब मिलेगी, जब ये सारे केसेस आ रहे होंगे। प्रोबेबिलिटी सक्सेस की कैसे निकलेगी, टोटल केस 36 और मेरे को कितने चाहिए, ये 6, फेवरेबल ऊपर और नीचे कौन से आएंगे, दैट इज जो हमारे टोटल केसेस है। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 1/6। P कितना है, 1/6। Q कितना होगा, 5/6। आप समझ गए कैसे, 1 - 1/6 करके, या फिर सिंपल करो 6 - 1 5, 5/6। तो P भी है, Q भी है, N भी है। अब हमारे पास सब कुछ है, हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। यहाँ सब नोट कर देती हूँ, N कितना है 7, P कितना है 1/6, Q कितना है 5/6। चलिए अब फटाफट से पार्ट्स करने शुरू करते हैं, सुपर इजी है। पहला पार्ट क्या है कि कोई सक्सेस नहीं मिलेगी, मतलब Px = 0, कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, NCR P की पावर R Q की पावर N - R, ठीक है। Px 0, इसका मतलब क्या निकालना है हमारे पास, N तो 7 है, R 0 है, P 1/6 है, Q 5/6 है, निकाल लेते हैं। NC 0, 7C 0, यहाँ पे P की पावर 0, Q की पावर 7 आ जाएगी। यहाँ पे 7C 0 1, जिसके नीचे 0 उसने 1 नहीं आना है। P की पावर 0, किसी चीज की भी पावर 0 आंसर 1 होता है, ये भी 1 रहेगा। Q की पावर 7, Q क्या है 5/6, तो 5/6 की पावर 7, इसका आंसर क्या है 5/6 की पावर 7, वो आप कैलकुलेट करोगे। ये चीज क्लियर है, ये पार्ट हो गया। अब बी पार्ट पे चलते हैं, इजी था ना, बहुत ध्यान से चीजें समझो, मुश्किल नहीं है। बी पार्ट है कि आपको 6 सक्सेसेस मिलेंगी, मतलब Px = क्या है 6 की 6 सक्सेसेस चाहिए। तो R कितना है 6, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, NCR, N की वैल्यू 7, 7C6। आगे चलते हैं, P की पावर 6, Q की पावर 7 - 6 1। अब हमें 7C6 तो कैलकुलेट करना नहीं आता ना, अरे आता है, अभी सिखा रही हूँ। 7C6 कैलकुलेट अगर करना है तो 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और इन दोनों को माइनस कर दो, 1 फैक्टोरियल।
ये बात समझ आ रही है। 7c6 क्या है, 7 फैक्टोरियल, फिर नीचे वाला 6 फैक्टोरियल लिखो और इन दोनों को माइनस कर दो। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि उल्टी काउंटिंग करनी है, ध्यान से समझना। हम 7 से उल्टा जा सकते हैं, 6 5 4 ऐसे हम कहीं पे भी गाड़ी रोक सकते हैं। 3 फैक्टोरियल पे रोक सकते हैं, 2 फैक्टोरियल, कहीं भी उल्टा जाते हुए हम नंबरिंग में कहीं भी गाड़ी रोक सकते हैं। मैं कहाँ गाड़ी रोकूंगी, मैं 7 × 6 फैक्टोरियल पे गाड़ी रोकूंगी, क्योंकि मुझे पता है 6 से 6 फैक्टोरियल मुझे कैंसिल करना है। 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो इसकी टेंशन ही नहीं है। आंसर क्या आया, 7, तो यहाँ पे क्या आएगा 7। p की वैल्यू कितनी थी, 1/6, 1/6 की पावर 6, q क्या है 5/6, 5/6 की पावर 1। इसको आप कैलकुलेट करोगे, 7 5 दा 35 और 6 की पावर 7। देखो 7, 1 की पावर कुछ भी उसमें 1 रहना है, यहाँ पे 7 5 दा मैंने 35 कर लिया, 6 की पावर 6 ये थी और 6 की पावर एक और थी, 6 की पावर टोटल कितनी होगी 7, पावर्स ऐड हो जाती है, तो 6 की पावर 7 नीचे बन गया, 1 की पावर 6 1 ही बनना है, 5 की पावर 1 थी 5 ही रहेगा, 7 5 दा 35/6 की पावर 7। ये आप कैलकुलेट करके 6 की पावर 7 मुझे आंसर बताओगे कि इसका आंसर क्या आया। ये पोर्शन क्लियर है पक्का। चले नेक्स्ट सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट क्या है, एट लीस्ट 6 सक्सेसेस तो होंगी, देख लेते हैं। एट लीस्ट का मतलब कम से कम, इससे कम नहीं हो सकती। तो मेरा जो x है वो 6 या 6 से ज्यादा होना चाहिए। 6 तो कम से कम है, इससे ज्यादा की उम्मीद कर रही हूं मैं। एट लीस्ट है ये, इससे ज्यादा हो सकता है, तो एट लीस्ट मतलब इससे ज्यादा, 6 या 6 से ज्यादा। टोटल कितने हो सकते हैं बताओ, टोटल कितनी सक्सेस हो सकती है। मैं डाई थ्रू ही 7 बार कर रही हूं, तो 6 में तो मुझे कम से कम सक्सेस चाहिए। तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, 6 भी ले सकती हूँ और 7 भी, 8 तो है ही नहीं क्योंकि मेरे 7 टाइम्स ही करना है ना, तो 8 सक्सेस तो मुझे मिल नहीं सकती, 7 बार ही मैं गिर रही हूँ, तो 7 सक्सेस मैक्सिमम है। उसने कहा 6 से कम हो ही नहीं सकती, 6 या 6 से ज्यादा होनी चाहिए। 7 से ज्यादा तो हम गिर भी नहीं रहे, तो 6 + 7, तो px = 6 + px = 7। इस पे फॉर्मूला लगेगा, क्या है हमारे पास, n7 c6 p की पावर 6 q की पावर 1। फिर यहाँ पे 7c7 p की पावर कितने आएगी, दैट इज हमारा 7, q की पावर 7 - 7 0। इस फॉर्मूला को मैं फॉलो कर रही हूँ। जब आप नए नए क्वेश्चन करने सीखोगे तब फॉर्मूला अपने सामने रख लेना, ठीक है। बस कैलकुलेट करना है। 7c6 7 अभी निकाला है आपने, ठीक है। p6q 7c7 1 होता है। जब ये दोनों सेम हो जाए ऊपर नीचे, उसका आंसर हमेशा 1 होता है। तो 7c7 हो 6c6 हो, ये 1 होते हैं। तो यहाँ पे 1, p की पावर 7, किसी चीज की पावर 0, आंसर 1। मैं एंड में ये c वाले भी फॉर्मूला लिखवा दूंगी, टेंशन मत लो, सारे बाद में लिखवाऊंगी ये फॉर्मूला। ये क्लियर हो गया। तो ये क्या बना, 7p6q + p7। कभी भी जल्दी जल्दी पहले pq नहीं डालते, पहले पूरा सॉल्विंग कर लो, कॉमन वगैरह चीजें निकाल लो, फिर pq डालने चाहिए, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट। ये क्या आएगा हमारे पास, 7 है ना, इसमें से कॉमन क्या लें हम, p की पावर 6 कॉमन ले लेते हैं, छोटी वाली पावर लेते हैं, 7q + p बचेगा, राइट। अब pq की वैल्यू डाल देते हैं। p क्या था, 1/6 की पावर 6, 7 × यहाँ कितना आएगा 5/6 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 1/6, ये 1/6 की पावर 6, ये कितना आएगा 35/6 प्लस 1/6, ये हो गया 1/6 की पावर 6 × 36/6। सारी सॉल्विंग करोगे आप, 1/6 की पावर 6 × 6, ये सॉल्व करके आंसर आप निकालोगे कैलकुलेटर की हेल्प से। ये आप सिंपल ऐसे सारे क्वेश्चन कर सकते हो। डी पार्ट देखो, डी के कह रहे एट मोस्ट 6 सक्सेसेस, कि ज्यादा से ज्यादा 6 हो सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 6, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम हो सकते हैं। मेरा px जो है वो <= 6 होगा, 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 6, तो क्या होगा 6 से पीछे होना चाहिए। मतलब यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा px0, px1, px2, ये सारे मुझे ऐड करके कहाँ तक निकालने पड़ेंगे,
px इक्वल टू 6। क्या ये बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसने क्या लेने से मना किया है? इसने 7 लेने से मना किया है। देखो कह रहा है 6 या 6 से पीछे वाले ले सकते हो, लेकिन टोटल तो 7 थे ना। कह रहा है 7th नहीं ले सकते। कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगी, जो नहीं ले सकते 1 माइनस करके उसको ले लो, सेम आंसर आता है। या तो मैं इन सबको निकाल के ऐड करूं, या फिर जो नहीं लेना वो 1 में से माइनस करके कर दूं। ये ज्यादा इजी है, सिर्फ इसमें एक p निकालना पड़ेगा। 1 माइनस 7c7, p की पावर 7, q की पावर 0। 7c7 1 होता है, p की पावर 7 दिस, और q की पावर 0 1 ही रहने वाला है। ठीक है, ये क्या बनेगा देखो ध्यान से, 1 माइनस 1/6 की पावर 7। पहले आप ये कैलकुलेट करोगे, 1 में से माइनस करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ये चीज क्लियर है? पक्का ये कैलकुलेट कर, जो मैं बोलती जा रही हूँ कि आपको कैलकुलेट करना है, करोगे कैसे? देखो मेरे को 6 की पावर 7 निकालनी है। 6 को 7 टाइम्स प्रेस करना, 1 2 3 4 5 6 7। बहुत ध्यान से, ये आंसर मेरे पास आ रहा है 1 माइनस 1/2799936। 6 की पावर 7 आप निकाल सकते हो। कई बुक्स पे यहीं छोड़ देते हैं इसको, लेकिन कई बुक्स में पूरा सॉल्व करते हैं, तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। अब इसके एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 279936 नीचे ले लो, ये 279936 माइनस 1 हो जाएगा। इसमें कितना आंसर आ जाएगा, 273395 हो जाएगा। 279935 अपॉन दिस इज द आंसर जो आपका आएगा। ये आंसर फॉर्म है। क्लियर है ये चीज? कई बुक्स पे यहीं भी आंसर रोक देते हैं, छोड़ देते हैं यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ठीक है। अगर आगे आप सोल्व कर भी देते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैलकुलेटर अलाउड है तो आप आगे सोल्व कर दो, नहीं अलाउड तो बस यहीं तक कर देना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कह रहे 6 डाइज आर थ्रोन 7 to 9 टाइम्स। 6 डाइज कितने ज्यादा है ये, 6 डाइज थ्रो करने 7 to 9 टाइम्स। पहले एक साथ 6 डाइज थ्रो किए, फिर दूसरी बार 6 डाइज थ्रो किए, कितनी बार थ्रो करने, 7 to 9 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम डू यू एक्सपेक्ट एटलीस्ट 3 डाइज टू शो 5 और 6, कि कम से कम 3 तो शो करेंगे, 3 से ज्यादा भी कर सकते हैं। तो मतलब मुझे px ग्रेटर देन इक्वल टू 3 निकालना है ना, कि प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट 3 तो करे, 3 या 3 से ज्यादा हो सकते, 3 से कम नहीं हो सकते, तो px ग्रेटर देन इक्वल टू 3 निकालना। मुझे क्वेश्चन अभी समझाती हूँ, पर यहां से ये समझ आ गया कि px ग्रेटर देन इक्वल टू 3 निकालना। अब मेरी बात ध्यान समझना, लास्ट वाले क्वेश्चन में 2 डाइस थ्रो किए थे, उसकी हमें सैंपल स्पेस बनाना आता है कि 36 केसेस बनते हैं, ठीक है, लेकिन 6 डाइस थ्रो करने का सैंपल स्पेस भी नहीं आता, हमें नहीं आता ना। पिछले में था 2 डाइस थ्रो करे, हमें सारे केसेस पता थे, 6 डाइस का तो नहीं पता ना। तो हम क्या करेंगे, इसको तो स्मॉल एन ले लेंगे कि 6 डाइस थ्रो कर रहे हैं, कितनी बार थ्रो कर रहे हैं, 729 टाइम्स, इसको कैपिटल एन ले लेंगे। पिछले क्वेश्चन में 2 डाइस थ्रो किए थे, लेकिन उसका मुझे सैंपल स्पेस आता था, 6 डाइस थ्रो करके उसका सैंपल स्पेस नहीं आता मेरे को, तो यहाँ पे स्मॉल एन 6 लिया और कैपिटल एन 729। जब एक क्वेश्चन में बहुत सारे नंबरों की इतने डाइस इतनी बार गिरे, वो इतने डाइस भी 6-7 है और गेरे भी 700-800 बार है, तो हम दोनों को एन लेते हैं, छोटे वाले को स्मॉल एन और इसको कैपिटल एन। क्या करते हैं अभी समझाती हूँ। अब कहते हैं तब हमारी सक्सेस होगी, या तो 5 आना चाहिए या फिर 6 आना चाहिए। अब एक डाई को थ्रो करो, 1 2 3 4 5 6, हमने यहाँ पे स्मॉल एन कैपिटल एन ले लिया ना। अब हम सैंपल स्पेस सिंपल वाला लेंगे कि डाइस पे क्या क्या आता है। यार स्मॉल एन ले लिया 6 है, तो अब मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैं सैंपल स्पेस 6 का कैसे बनाऊं, नहीं, मैंने स्मॉल एन कैपिटल एन अलग अलग ले लिए। अब मैं सैंपल स्पेस अपना सिंपल वाला लेने वाली हूँ। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने इनको दे दी कि तुमने 6 डाइस थ्रो करवाए हैं, 729 टाइम्स थ्रो कराया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इनको दे दी, ठीक है। अब सक्सेस कब है, या तो 5 आए या 6 आए। 5 या 6 पे सक्सेस है, मतलब 2/6 प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, क्योंकि मुझे 2 ये चाहिए तभी मुझे सक्सेस मिलेगी। फेवरेबल ऊपर, टोटल नीचे, आंसर 1/3। क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 3 - 1 2, 2/3। p 1/3, q 2/3, n भी हमारे पास है। चलते हैं, कहते हैं px 3 से बड़ा होना चाहिए। 3 4 5 6 कितने सारे निकालने पड़ेंगे। इसको क्या नहीं चाहिए, इसे 0 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं 1 माइनस, ध्यान से समझना, 1 माइनस
px इज इक्वल्स टू 0 प्लस px इज इक्वल्स टू 1 प्लस px इक्वल टू 2। जो उसको नहीं चाहिए होता, अगर 1 में से माइनस करके प्रोबेबिलिटी निकाले तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। उसे ग्रेटर देन 3 चाहिए ना, हाँ ठीक है 3 4 5 ये सब चाहिए, इसे नहीं चाहिए तो, पर ये निकालने आसान होते हैं 0 1 2 वाले, तो 1 में से माइनस कर दो, हमें इसी की प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। दूसरी चीज, ये तो सिंपल है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। n कितना है हमारे पास, दैट इज 6C0 p की पावर 0 q की पावर 6, फिर 6C1 p की पावर 1 q की पावर 5, फिर 6C2 p स्क्वायर q की पावर 4, है ना, ये बनेगा। अब ध्यान से सुनना, ये वाला स्मॉल n तो यूज हो गया, लेकिन जो हमने कैपिटल N 729 लिया हो तो वो तो यूज नहीं हुआ, वो कहाँ यूज होगा। हम क्या करेंगे, सारी जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, देखो ये हमने निकाल ली ना, ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है, px ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की, राइट। हमने इस सारी प्रोबेबिलिटी के बाहर कैपिटल N यूज करना होता है। जिस क्वेश्चन में 2 n होता है, स्मॉल n तो फॉर्मूला में यूज हो जाता है, कैपिटल N इस पूरी प्रोबेबिलिटी के बाहर लिखा जाता है। पूरी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, इस सब से निकलेगी, इस सब के बाहर इस कैपिटल N की वैल्यू लिखते हैं 729। अब सिंपल हम सॉल्व करेंगे, देखो 729 1 माइनस 6C0 1 होता है, p यहाँ पे 0 समथिंग, दैट विल बी कितना हो जाएगा 1, q 6। ये सारी कैलकुलेशन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप पॉज करके खुद करो फिर मेरे साथ मैच करना। सो सारी कैलकुलेशन एकदम वर्ड टू वर्ड पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे लिखी है। लास्ट में आएगा 729 1 माइनस 496.729। पहले इसका एलसीएम लोगे, ये तब 729 से 729 कैंसिल होगा, फाइनल आंसर 233 बचेगा। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी जरूर लग रहे हैं, लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं, कैलकुलेटर है तो फटाफट काम कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, फाइंड द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्या दे रखे हैं, b 4,1/3। आपको क्या निकालना है, आपको मीन निकालना है। बताओ ये डिफिकल्ट है, बहुत सिंपल है कि नहीं, ध्यान समझो। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, मीन निकालना है। मीन कैसे निकलता है, दैट इज NP। n और p तो है नहीं हमारे पास, कैसे मीन निकालेंगे, निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कैसे चीजें लिखी जाती हैं, BNP। पहले वाला n होता है, दूसरे वाला p, तो n कितना है 4, p कितना है 1/3, तो मीन यहां से निकल गया ना 4 × 1/3, दैट इज 4/3। तो डायरेक्ट आपको n और p नहीं दिए गए, लेकिन b ऑफ दिस ये ब्रैकेट में चीजें लिखी गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले वाला n होता है, दूसरे वाला p। यू विल राइट दिस इज BNP फॉर्म, जिसमें n 4 है, p 1/3, तो मीन NP होता है। हम ऐसे आंसर मीन का निकाल सकते हैं। ये चीज क्लियर है। नाउ लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, दैट इज दिस वन, ध्यान से समझना। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, वेरिएंस कितना दे रखा है 4/3। आपको निकालना है px ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन स्टार्ट करा के दे रही हूँ। मीन 4 है, मतलब NP कितना है 4, वेरिएंस NPQ कितना है 4/3। आपको पता है हमें इसे सॉल्व करना आता है, हम हमेशा क्या करते हैं NPQ/NP कर देते हैं। ये 4/3 है, ये 4/1 है, इससे क्या होगा NP से NP कैंसिल हो जाता है। Q की वैल्यू 4/3 इंटू हमारे पास कितनी आ जाती है 1/4, तो Q की वैल्यू 1/3, Q आ गया, P भी आ जाएगा 2/3, है ना। PQ आ गए तो इससे N भी आ जाता है, NP कितना है 4, N इंटू 2/3 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 4 × 3/2, ये N की वैल्यू 6 आ गई। ये आपको पता है, ये सारा आप कैलकुलेट करोगे। आपको मैम आपने ही सारा बता दिया, अरे रुको मुझे चाहिए px ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो आपके पास 2 चांस है। या तो आप ये करो कि px1 px2, या कहाँ तक जाओ 6 तक, क्योंकि n मेरे पास कहाँ तक है 6 तक है ना, तो मैं 6 तक चली जाती हूँ। आप ये कहोगे मैम n 6 है तो आप यहाँ पे 6 तक क्यों जा रहे हो। अगर मैं डाइस को 6 टाइम्स ही थ्रो कर रही हूँ तो फेलियर या सक्सेस आने के चांसेस भी 6 ही रहेंगे, 6 से ज्यादा तो नहीं हो सकते, इसलिए जितना n होता है उतना हम p वहां तक ले जाते हैं। तो ये ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं हो जाएगा, px1 px2 px6 तक जाना लंबा हो जाएगा ना, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इसको 0 नहीं चाहिए ना, तो हम 1 माइनस
px 0 निकाल लेते हैं, जो उसे नहीं चाहिए हम 1 में से माइनस करके इन सब का आंसर निकाल सकते हैं। ये आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। एक आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये क्या है आपका होमवर्क क्वेश्चन, और एक और होमवर्क क्वेश्चन दैट इज दिस वन। आप पहले ऐसे लिखोगे होमवर्क 1 पहले वाले का आंसर कमेंट सेक्शन में और होमवर्क 2 दूसरे वाले का आंसर कमेंट सेक्शन में। मैं आंसर्स देख रही होंगी, ये वाला आपको क्वेश्चन करना है, सुपर इजी है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेन मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी विल बी डिफेक्टिव इज 1/10। एक कंपनी पेन मैन्युफैक्चर कर रही है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो डिफेक्टिव होगा, 1/10 प्रोबेबिलिटी है। If 12 such pens are manufactured, अगर ऐसे 12 पेन मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि कोई भी वहां पर हमारा डिफेक्टिव नहीं होगा। हमारे को किसमें सक्सेस मिलेगी कि कोई भी डिफेक्टिव ना हो। हमें डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 1/10। फेलियर है ना, अगर हमें डिफेक्टिव मिल जाए, हाँ जी फेलियर है, तो क्यू क्या है 1/10। P कितना होगा 9/10। कितने पेन में से चूज करना है, फाइंड कितने 12 पेन है ऐसे जिसमें से हमें चेक करना है, तो 12 सच पेन। n की वैल्यू कितनी है 12 है। हमें क्या निकालना है कि कोई भी वहां पे डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब सारे के सारे क्या होने चाहिए, ठीक होने चाहिए। इसका मतलब जो मेरा P है वो क्या होने चाहिए 12, कि सारे के सारे सही होने चाहिए। तो बस आपने फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे आएगा 12C 12, P की पावर कितनी आएगी 12, Q की पावर 0। आप एक कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताओगे। अगर आपको इस स्टेटमेंट से ये चीज समझ आ रही है, आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको अच्छे से समझ आ गया। सो इसी के साथ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट यही कंप्लीट होता है। मुझे आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, और कहीं भी कोई डाउट आता है तो मुझे टाइम स्टैम्प एक्चुअल मेंशन करके कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है मुझसे पूछो, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe to my channel which is Dream Maths. Thank you so much for watching.